Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 8 बाथरूम की फिसलन। ओके, यह एक व्यंग है जिसे डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी ने लिखा है। ओके, सो यह एक क्या है, व्यंग विधा है जिसमें व्यंग विधा का परिचय कराया गया है। व्यंग विधा मीन्स एक प्रकार से मजाक कहना चाहिए। तो ये कवियों के बीच में जो वार्तालाप है व्यंग के तौर पर, ये आपको इस चैप्टर में बताया गया है। ओके, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। आप यह ना समझें कि मैं परसाई के वैष्णव की फिसलन की तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूँ। दरअसल यह भुक्तभोगी का दर्द बयां है। ना जाने वह कौन सी घड़ी थी कि सवेरे ही बाथरूम की सीढ़ी पर फिसल कर अपने दाहिने पैर की हड्डी तुड़वा बैठा। वैसे फिसला बायां पैर था, लेकिन चोट आई दाहिने पैर में। इस दुनिया में ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई हो और सजा किसी को मिले। मुझे बड़ा क्रोध आया। लोगों ने पूछा, क्यों, बाथरूम में ज़्यादा काई लग गई थी क्या? मैंने कहा, मेरा बाथरूम इतना साफ है कि देख लोगे तो गर्मी की दोपहर में वहीं घंटों बैठे रहोगे। एक दूसरे मित्र ने आकर दुख व्यक्त किया, यार अपने ही घर में हड्डी तोड़वा बैठे। बड़ा दुख हुआ। मैं समझ गया वे व्यंग कर रहे हैं। मैंने उन्हें समझाया, भाई मेरे, किसी दूसरे के घर जाकर अथवा सड़क पर हड्डी तुड़वाने से बेहतर है कि हम घर में ही टूट जाएं। मेरे एक साहित्यिक मित्र आए और कहने लगे, अक्सर व्यंगकार और साहित्यकार बाथरूम में ही फिसलते ही हैं। परसाई कुछ साल पहले फिसल गए थे और कुछ माह पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी। तुम अपने व्यंगों में दूसरों को गिराते हो, इसलिए खुदा तुम्हें बाथरूम में गिराता है। मैं उनकी बात सुनकर चुप रह गया था, क्योंकि समझ नहीं पा रहा था कि वे मेरी प्रशंसा में कह रहे हैं या निंदा में। बड़े आदमियों के साथ अपने नाम को जुड़ता देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा कि परसाई की तरह मैं भी अपनी टूटी टांग को साहित्य में कैश करूँगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है एकांकी है, व्यंग है ना, जो संतोष कुमार तिवारी जी ने लिखा है। तो इसके पहले भी एक और इसी तर्ज पर जो शीर्षक है पाठ का, बाथरूम की फिसलन, तो जो परसाई जी हैं उन्होंने भी लिखा था वैष्णव की फिसलन। तो डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी बोलते हैं कि मैंने वैष्णव की फिसलन पर तर्ज नहीं लिखा है ना, बाथरूम की फिसलन नहीं लिखा है। यह जो है यह एक भुक्तभोगी का दर्द बयां, मतलब भुक्तभोगी मतलब जिसको दर्द होता है वही उस दर्द का एहसास समझ सकता है। मतलब यह डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी का दर्द बयां है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है ना। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में ऐसा ही होता है, अपराधी कोई हो और सजा किसी और को मिलती। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वे बाथरूम में फिसले थे, बाथरूम की सीढ़ियों पर, तो उनकी दाहिने पैर की हड्डी टूटी थी, जबकि उनका कौन सा पैर फिसला था, बायां पैर फिसला था और चोट दाहिने पैर पर आई थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। कुछ लोग उनसे मजाक के तौर पर पूछने लगे कि क्यों भाई, बाथरूम में ज़्यादा काई लग गई थी, है ना। तो उन्होंने कहा, मेरा बाथरूम इतना साफ रहता है कि यदि देख लोगे तो गर्मी में दोपहर भर घंटों यहीं बैठे रहोगे। कुछ और उनके मित्र दुख व्यक्त करने आए, तो उन्होंने कहा, घर बैठे ही हड्डी तुड़वा बैठे, है ना। इस प्रकार से जो भी उनके घर आते उनके मित्र, वो उन पर व्यंग करते। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि और कवियों के साथ जब मेरी चर्चा हो रही है, तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही बड़ा समझा, है ना। अपने आप को बड़े आदमियों के साथ नाम जुड़ता देखकर वे मन ही मन बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं भी परसाई, मतलब कवि हैं परसाई की तरह, मैं भी अपनी टूटी टांग को साहित्य में कैश कराऊंगा। मतलब अपनी टूटी टांग पर इतना लिखूंगा कि दौलत और शोहरत दोनों मिलेगी। नेक्स्ट है, चूंकि मेरा व्यवसाय अध्यापन है, इसलिए हमदर्द छात्र छात्राओं ने भी अपने को पीछे नहीं रखा। एक छात्रा ने आकर बड़े भोलेपन से पूछा, क्यों सर, एक ही पैर में लगा है क्या? मैंने तुरंत फरमाया, गनीमत है, फिलहाल तो एक ही में लगा है। मेरी पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारी क्या मंशा है, दोनों में लगना था क्या?
है ना। इस प्रकार से उनके जो छात्र आए थे, क्योंकि वो अध्यापन का कार्य करते थे, पढ़ाने का कार्य करते थे, तो कुछ छात्र भी उनको पूछने आए, तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोला कि क्यों सर, एक ही पैर में लगा है क्या? तो उनकी पत्नी को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत बोल दिया कि तुम्हारी क्या मंशा है, क्या दोनों में लगना था, है ना। मेरे ठहाकों के बीच बात आई गई हो गई। ये तो फिसलन वैसे भी अच्छी बात नहीं है। यह तो गनीमत थी कि प्रौढ़ावस्था में मेरा पैर फिसला, वह भी बाथरूम में। नदी में पैर फिसल जाए तो संभव है आदमी लहरों के हवाले हो जाए। मैंने सोचा गनीमत है, यानी प्रभु ने मुझे खूब बचाया। मेरे आस्तिक मित्र यही समझते रहे कि ईश्वर ने किसी बड़ी घटना से आपको बचाया है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैं उन कर्मपरायण व्यक्तियों से यही कहता रहा कि मुझे खुदा ने रियायत कम दी, क्योंकि 2-4 दिन की परेशानी देकर वह मुझे 3-4 माह के प्लास्टर से बचा सकता था। इस तरह मैं अपनी टूटी हड्डी लेकर दिल बहलाता रहा। उसके बाद है, मैंने पोर्टेबल टीवी तो सुना था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं सुना था। हड्डी के टूटने से मेरे जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ। मैंने अपने डॉक्टर मित्र को पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ आते देखा, पैंच पुर्जे जमाते देखा, और कुछ ही क्षणों के लिए मैं मन ही मन अपने आप को वीआईपी समझा। प्रभावशाली इष्ट मित्रों के सहयोग से और डॉक्टर के सौजन्य से कच्चा पक्का प्लास्टर घर पे ही हुआ। मतलब उनके जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने उनका प्लास्टर घर पे ही किया। एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ वे आए, जिसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ, मतलब बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि मैंने पोर्टेबल एक्सरे मशीन तो सुना था, परंतु मतलब पोर्टेबल टीवी तो सुना था, परंतु पोर्टेबल एक्सरे मशीन नहीं सुना था। उन्होंने अपने डॉक्टर मित्र को पैंच पुर्जे जमाते देखा, उस एक्सरे मशीन को सेट करते हुए देखा, और कुछ ही पल के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत वीआईपी समझा, क्योंकि उन्हें एक नई प्रकार की चीज़ देखने को मिली थी, जो थी पोर्टेबल एक्सरे मशीन, है ना। इसलिए वे अपने आप को बहुत ही वीआईपी समझने लगे। प्रभावशाली इष्ट मित्रों के सहयोग से उनका जो प्लास्टर था घर पर ही कच्चा और पक्का दोनों ही हुआ। दोनों बार मेरे मित्र और शिष्य इर्द गिर्द रहे, मतलब आसपास ही रहे। मैंने डॉक्टर से ज़्यादा 1 दर्जन मित्रों को देखा। मेरा प्लास्टर साहित्यिक वातावरण में हुआ और अस्पताल के दुर्गंधमय वातावरण से ईश्वर ने मुझे बचाया। प्लास्टर के दौरान एक मित्र ने कहा, और लिखो व्यंग दूसरों पर, ईश्वर ने तुम्हें भी चोट दी। मैंने उत्तर दिया, मैंने तो लोगों को मानसिक आघात दिए थे, लेकिन ईश्वर ने मुझे शारीरिक चोट क्यों दी? दूसरे मित्र ने फरमाया, डॉक्टर साहब, अगर एनेस्थीसिया की जरूरत हो तो यहाँ कई कवि मौजूद हैं। एनेस्थीसिया मतलब एक बेहोश करने की दवाई होती है, ओके। तो उन्होंने कहा कविताएं शुरू करा दें, मतलब ऐसी ऐसी कविताएं कवि करेंगे कि मरीज जो होगा वह बेहोश हो जाएगा, है ना। मरीज बेहोश हो जाएगा और प्लास्टर आराम से बन जाएगा। तो लोगों की राय यह थी कि यदि कवियों को कुछ समाज उपयोगी बनाना है तो अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। वे ऑपरेशन कक्ष में मरीज को आवश्यकता अनुसार कविता सुनाकर उन्हें ऑपरेशन के समय बेहोश कर सकते हैं। किंतु इस समय निर्णय की परेशानी क्या है इसमें कि कवियों के भाव उस टाइम बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि वे डॉक्टर से अधिक फीस लेंगे, है ना, ज़्यादा पैसे लगेंगे उनके। मित्रों ने मुझे कई बार समझाया कि 3 माह बिस्तर पर पड़े रहोगे तो अपने आप संत और ऋषि बन जाओगे। किसी ने कहा, राम का नाम लेना शुरू करो, सारे पाप धुल जाएंगे। दूसरे ने समझाया कि एक उपन्यास लिख डालो तो शायद जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वह रॉयल्टी से वसूल हो जाएगा। मैंने यह तो नहीं किया, लेकिन उन तमाम स्थानीय कवियों की रचनाएं इस बीच सुनता रहा और सहता रहा, जिन्हें शायद कभी 1-2 कविताएं सुनने के बाद पास नहीं भटकने देता था। मालूम नहीं यह मेरी मजबूरी थी या उनका सौभाग्य था। मैंने डॉक्टर से स्लिम फास्ट के लिए सलाह मांगी। उनका कहना था कि मेरे मरीज का वजन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। मैं चुप हो गया। एकांत में कभी मैं अपने आप पर खींचता कि ऐसी भी क्या लापरवाही थी कि बाथरूम में गिर पड़े। कभी नियति को कोसता, कभी ईश्वरवादी बनकर कष्ट निवारण के लिए आत्मनिवेदन करता। इस बीच 2-4 व्यंग और समीक्षाएं जरूर लिख पाया, लेकिन उपन्यास की बात दिल में ही रह गई। इसकी वजह यह थी कि एक साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा की चपेट में आकर लिखने का दुस्साहस एक मास्टर नहीं कर पाता।
हाँ, छात्रों को परीक्षा के समय यदा कदा पढ़ाने की चेष्टा जरूर करता। इन दिनों मेरा लीवर मुझ पर बहुत खुश था क्योंकि मैं बहुत कम खाता था, है ना। इस प्रकार उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा कि 2-4 महीने यदि बिस्तर पर पड़े रहोगे तो अपने आप ही संत और ऋषि बन जाओगे। तो कुछ ने कहा कि राम का नाम लेना शुरू कर दो, शायद तुम्हारे ये पाप हैं तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो किसी ने कहा कि उपन्यास ही लिख डालो, जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वह तुम्हें रॉयल्टी से वसूल हो जाएगा। मतलब पुस्तक लिखने पर जो राशि दी जाती है उसे रॉयल्टी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बीच में ही डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी ने जो थी स्थानीय मतलब वहाँ के जो लोकल कवि थे उनकी रचनाएं भी बीच बीच में सुनते रहे। और भी जो ऐसी कविताएं थी जो 1-2 कविताएं सुनने के बाद भी अपने पास उन कवियों को भटकने नहीं देते थे, परंतु वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह उनकी मजबूरी है उनकी कविता सुनना या फिर उनका सौभाग्य था, है ना। घर बैठे बैठे वे बिस्तर पर पड़े पड़े उनका वजन बढ़ने लगा तो उन्होंने डॉक्टर से स्लिम फास्ट के लिए सलाह मांगी। तो डॉक्टर ने कहा मेरे मरीज का वजन बढ़ता ही है, तो वे चुपचाप हो गए। कभी अपने आप एकांत में रहकर एकांत में रहकर कोने में रहकर वे अपने आप पर खींचते, मतलब अपने आप पर गुस्सा आता उन्हें। तो कभी कभी वे अपनी नियति को कोसते या फिर कभी वे ईश्वरवादी बनकर अपने कष्ट निवारण के लिए ईश्वर से आत्मनिवेदन करते। उसी बीच में उन्होंने 2-4 व्यंग लिखे, लेकिन उपन्यास की बात उनके दिल में ही रह गई। क्यों? क्योंकि वे एक साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा नहीं सह सकते थे और छात्रों को परीक्षा के समय कभी कभी वे पढ़ाते थे। ओके, फिर है बिस्तर पर लेटे लेटे मैं काफ़ी दार्शनिक हो गया था। मैंने अपने कई साथियों से कहा यार हड्डी टूटती जुड़ती रहती है, असल बात यह है कि आदमी के भीतर का मनोबल ना टूटे। मैं इस तरह के फलसफे से मानवीय संकल्पों की दुहाई देता और आदमी के अपराजय संघर्ष की बात करता। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने को बहला रहा था या हर सामने वाले को गुमराह कर रहा था। हाँ, एक बात इस बीच जरूर हुई, जब बाहर से कोई मित्र बंधु मुझे देखने आते मैं बहुत खुश होता। मुझे चाहने वालों की कमी नहीं है। चूंकि एक पत्रकार मित्र ने यह हादसा समाचार पत्र में दे दिया था तो इसलिए मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि मेरे कितने हमदर्द हैं जो मुझे देखने आएंगे समाचार पत्र पढ़ने के बाद, है ना। उन्होंने अपने आने वाले लोगों का मानसिक लेखा जोखा वे करते रहे। क्यों? क्योंकि दुख में जो आता है वह व्यक्ति हमेशा याद रहता है, ठीक है ना। इसलिए वे आने वालों का जो उनके पास आते थे व्यक्ति मिलने वो उनका रिकॉर्ड रखते थे, लेखा जोखा रखते थे, ठीक है। उसके बाद है उनका फलसफा, मतलब उनकी कहानी सुनकर एक मित्र ने कहा कि दर्द सबको मांझता है। आप भी उच्चतर भावभूमि पर पहुंच रहे हैं। दर्द सबको मांझता है मतलब सहन शक्ति जो है ना। दर्द सभी को होती है परंतु सहन शक्ति जो है वह व्यक्ति की कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर इस पंक्ति के जो रचयिता थे जिन्होंने कहा था दर्द सबको मांझता है वह तो मृत्यु लोक छोड़ चुका है। तो कवि ने कहा ये कवि तो मृत्यु लोक छोड़ चुके हैं, कम से कम तुम मेरा कमरा ही छोड़कर चले जाओ और मुझे प्रतिदिन की जो दैनिक क्रियाएं हैं वह मुझे करने दो, है ना। उसी बीच जो है वे हंसते हुए चले गए और मैं अपने भारी भरकम शरीर की टूटी हड्डी और 21वीं सदी के काल्पनिक चित्र अपने दिमाग में संजोने लगा, है ना। उन्होंने अपनी जो टूटी हड्डी थी उसे फिर से उनके मन में वही बात आ गई, याद आ गई। वो भले यहाँ वहाँ की बातें करके अपने उस गम को भुला देते थे परंतु फिर भी वही बात उनको याद आ जाती थी और उसके बाद उनके मन में और भी कल्पनाएं चलने लगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर खत्म होता है। हमने रीडिंग किया और एक्सप्लेन किया, सो आप भी फिर से एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और जो भी कठिन शब्द आए हैं पाठ में, आप पाठ के लास्ट में आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं उनसे आप अर्थ समझ लेंगे और या जो नहीं बनेंगे अर्थ आप उसे फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।